गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षा डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक जनसत्ता के 3 मेजर आर्टिकल के बारे में। जिसमें पहला आर्टिकल हमारा आएगा भंडारण से संबंध में है, जिसमें किसानों को हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया गया है, जिसमें 47% भूभाग पर वो खेती करते हैं, तब भी उसमें 70% कृषि पर निर्भर है। इसके संदर्भ में दूसरा आर्टिकल आता है मणिपुर हिंसा को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को सख्त लहजे में कहा हुआ है कि उससे रिलेटेड कुछ नियमों और कानून व्यवस्था के संदर्भ में। फिर हमारा तीसरा आर्टिकल आता है दिल्ली में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर। यह डेंगू के संदर्भ में हमारा आर्टिकल रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल आता है लचर भंडारण से सड़ता अनाज के संदर्भ में हमारा पहला आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं कि भारत के लिए यह अपने आप में बड़ी अर्थव्यवस्था या बड़ी उपलब्धि की या गर्व की बात है कि 2021-22 में जलवायु परिवर्तन के विपरीत इस परिस्थितियों के बावजूद अनाज उत्पादन में 31.57 करोड़ रुपए का करोड़ टन का कीर्तिमान बना रहा। तो ये कितना रहा? ये 2021-22 में के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन की विपरीत परिस्थितियों के भी बावजूद अनाज उत्पादन में 31.57% करोड़ रुपए का कीर्तिमान रहा। इसी तरह दालों के उत्पादन में भी पिछले 5 वर्षों में 2.38 करोड़ टन से अधिक रहा, मतलब दालों के उत्पादन में भी अधिक रहा। मगर 2 वर्षों से पहले के राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में छोटे बच्चों की एक बड़ी आबादी को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के दरमियान एक बात और आई है कि खाद्य असुरक्षा से भी एक बड़ी आबादी को बच्चों की एक बड़ी आबादी को सामना करना पड़ा है और उनके विकास और भविष्य को लेकर चिंताएं भी स्वाभाविक हैं। इससे पहले कुछ आए आंकड़ों में दूसरे आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 19 करोड़ लोगों के सामने भूखे सोने की बात सामने आई थी। और निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर अनाज उत्पादन के बावजूद भूखे सोने वाले की संख्या अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं यहाँ हमारी इन प्रणालियों में आपसी तालमेल की कमी है, जिसमें ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे परस्पर विरोधी आंकड़ों के बीच संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि आपूर्ति श्रृंखला की कमी के कारण देश का हर वर्ष लगभग 11 से 15% अनाज नष्ट हो जाता है। किसी विडंबना है कि एक और किसान विभिन्न तकनीकों और अपने खून पसीने से अनाज उगाने में कीर्तिमान बनाता है, तो वहीं वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 2022 में 121 देशों में भारत की रैंकिंग 107वीं रही है। इसके संदर्भ में फिर आता है कि भारत में अवैज्ञानिक तरीकों से भंडारण का प्रचलन खुद सरकारें कराती हैं और खुले आसमान के नीचे कभी बोरों में या कभी किसी ढेरों में पड़ा अनाज प्रायः सभी ने देखा ही होगा। आंकड़े बताते हैं कि केवल वार्षिक भंडारण यानी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें 1.4 करोड़ टन खाद्यान्न बर्बाद होता है। यह भी कड़वा सच है कि भारतीय खाद्य निगम भंडारण करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। निगम द्वारा ना तो गोदाम बनाने में तेजी आई है और ना ही अनाज सहेजने के लिए ही कोई पुख्ता व्यवस्था की गई है। यह सब सरकार के दावों और कई संकल्पों के बावजूद हुआ है। इसी के साथ ही 2020-21 के बजट में किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले की घोषणा की गई थी। उसमें भंडार गृह और कोल्ड स्टोरेज बनाना भी शामिल था, लेकिन सार्वजनिक और निजी भागीदारी से नए गोदाम बनाने के साथ ही प्रखंड स्तर पर भंडारण केंद्र की बात की गई थी। और फरवरी 2021 में एक संसदीय प्रश्नोत्तर में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ बताया गया था कि खाद्य निगम ने 25 लाख मीट्रिक टन साइलो अर्थात थोक भंडारण का आधुनिक सुरक्षित यंत्रीकृत क्षमता प्राप्त कर ली है, मगर निश्चित रूप से यह भी मौजूदा कृषि उपज के मुकाबले बेहद कम है। और उधर देश में एक 249 स्थानों पर इतनी क्षमता के साइलो बनाने की योजना पर सहमति बनी है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए के अनाज का संग्रहण हो सके, मगर लगता नहीं है कि यह जल्द ही पूरा होने वाला है। अभी विश्व में प्रति वर्ष लगभग 160 टन खाद्य पदार्थ बर्बाद होता है, जिससे 330 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अमेरिका और चीन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्सर्जन खाद्य अपशिष्ट से होता है। आंकड़ों के अनुसार जितना खाद्यान्न सड़ता है वह 104 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि के रकबे में बदल जाता है। इसका मतलब है कि विश्व की 30% कृषि भूमि का अनाज बेकार चला जाता है और खराब हुए अनाज की कीमत लगभग 750 अरब डॉलर होती है। हर कोई जानता है कि ना तो तूफान रुकता है और ना ही बारिश की बेरुखी को कोई रोक पाता है।
अगर रोका जा सकता है तो खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक की चादरों से ढककर भंडारण की बदहाल और भ्रष्ट व्यवस्था। अभी मानसून का मौसम है, लेकिन भरी गर्मी में बारिश हो जाना अब आम बात है। वे पीछे बीते कुछ दशकों में तमाम पर्यावरणीय विक्षोभ भी दिए, इसमें सड़ान मारती अनाज भंडारण व्यवस्था और लीपा पोती की जुगाड़ जो भी कहीं हर बार हजारों मीट्रिक टन अनाज खुले आसमान के नीचे भिगाकर ऐसे खराब करता है और पशुओं का निवाला तक नहीं बन पाता। जिम्मेदारी बड़ी ही आसानी से सारा दोष बारिश के मत्थे बढ़कर बचकर या बचाए जा सकते हैं और खुद को आपदा के वास्तविक दोषी है। मतलब इन्हीं सबसे स्पष्ट होता है कि जो खाद्य सुरक्षा भंडार के थ्रू ये अलग अलग रिपोर्ट दी गई है, जिसमें पहला तो ये 2021-22 के संदर्भ में एक आंकड़ों दिया गया है, जिसमें कुल अनाज उत्पादन 31.57 करोड़ टन रहा है। दालों का उत्पादन 2.38 करोड़ टन रहा है। और उसी के साथ ही राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में छोटे बच्चों की एक बड़ी आबादी को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। और उसी के साथ ही भारत में 19 करोड़ लोग हैं जो भूखे सोने की बात सामने आई है कि 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। इसमें एक डेटा को दिया गया है। इसमें एक परस्पर विरोधी आंकड़ा एक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला में कमी के कारण देश के हर वर्ष लगभग 11 से 15% अनाज नष्ट हो जाता है। उसी के संदर्भ में जो किसानों की अपने खून पसीने से नई तकनीकों से जिस तरीके से कृषि करते हैं और उसमें एकाएक अनाज नष्ट होने की प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग 2022 में रही वह 121 देशों में 107वीं रही। और जब वे आगे की ओर भंडारण में देखते हैं तो इसमें 7,000 करोड़ रुपए जो वार्षिक भंडार की जो हानि रही है वह टोटल 7,000 करोड़ रही, जिसमें 1.4 करोड़ टन खाद्यान्न बर्बाद ही हुआ है। जब 2020-21 के बजट फॉर्मूले में 16 सूत्रीय किसानों की घोषणा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भंडारण और कोल्ड स्टोरेज बनाना इसमें शामिल किया गया था, लेकिन सार्वजनिक और निजी स्तर पर नए गोदाम बनाने पर प्रखंड स्तर पर भंडारण केंद्र की बात कही गई, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में दिखाई नहीं देता है। फरवरी 2021 में एक संसदीय प्रश्नोत्तरी जब हुई थी, तब उस टाइम भी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया हुआ था कि भारतीय खाद्य निगम में 25 लाख मीट्रिक टन साइलो अर्थात थोक भंडारण का आधुनिक सुरक्षित और यंत्रीकृत क्षमता प्राप्त कर ली है, ये बताया गया था। और देश में 249 स्थानों पर इतनी क्षमता में साइलो बनाने की योजना पर सहमति भी बनी, जिससे हजारों करोड़ रुपए के अनाज का संग्रहण हो सके, मगर लगता नहीं था कि ये जल्द पूरा होने वाला है। फिर भी प्रेजेंट की स्थिति देखते हैं तो विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 160 करोड़ टन खाद्य बर्बाद होता है, जिसमें 330 करोड़ टन तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अमेरिका और चीन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे उत्सर्जन खाद्य अपशिष्ट से ही होता है। मतलब इसका एक ऐसा रेशियो है कि अगर चीन और अमेरिका जैसे देशों के जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है उनके अगर कंपेयर किया जाए तो थर्ड नंबर पर तो खाद्यान्न उत्सर्जन से ही खाद्य अपशिष्ट से ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और आंकड़ों के अनुसार जितना खाद्यान्न संकट 1/140 करोड़ हेक्टेयर भूमि के रकबे में पैदा होता है, इसका मतलब है कि विश्व के 30% कृषि भूमि का अनाज बेकार चला जाता है और खराब हुए अनाज की कीमत लगभग 750 अरब डॉलर होती है। ये इस तरीके से अलग अलग डेटा बताए गए हैं, जिसमें हाल ही में जो ये दिखाया गया है कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान जो हैं हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उन्हें 43% भूभाग में खेती होती है और 70% आबादी इसी पर निर्भर है। 47% भाग पर तो खेती होती है, जिसमें 70% इसी पर डिपेंडेंट है। किसान अच्छी फसल उगाने में प्रायः सफल होता है, लेकिन इसी फसल उगाने में आसमान के नीचे जो भंडारण होता है वही बड़ी प्रबंधकीय खेल का हिस्सा होता है। खरीद फरोख्त का असली सच यही छिपा होता है कि जहां बारिश में अनाज भीगते ही दफन हो जाता है और इसके बाद शुरू होती है आंकड़ों की नई बाजीगरी, जिसमें भरपूर पैदा हुए अनाजों की फाइलों की भाषा बदलने लगती है। पहले की भाषा में फसलों की खुले आसमान के नीचे सुरक्षा की कोशिशों का वर्णन होता है, जो बाद में एक टीप में बदल जाता है और एक नई इबारत लिख देता है, जिसमें लाखों खर्च के बावजूद नीली पीली पॉलीथीन की मोटी तिरपाल फसल को नहीं बचा पाई।
कम से कम हजारों। हमारे देश में एक बड़ी सच्चाई है कि सड़ांध मारती अनाज भंडारण व्यवस्था या भ्रष्टाचार की लीपापोती का जुगाड़ कहें तो हर बार हजारों मीट्रिक टन अनाज खुले आसमान के नीचे भिगाकर ऐसे खराब किया जाता है और पशु तक उसे नहीं निगल पाते और वही जिम्मेदारी बड़ी आसानी से सारा दोष बारिश के मत्थे मढ़कर या बच कर निकल जाते हैं और उसी का एक खेल खेलने, एक लीपापोती टाइप का खेल खेलने लगते हैं कि ये बारिश की वजह से हुआ, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ, फसल बर्बाद हुई। तो अपना कोई कारण नहीं देते हैं, इसमें हर चीज़ को प्राकृतिक आपदा पे देते हैं कि अधिक बारिश होने से ये चीज़ इस सिचुएशन से यह सिचुएशन इसमें आई हुई है। भले ही अभी मानसून का दौर हो, लेकिन इसी साल अब बिगड़ते मौसम के कितने रूप देखे, कभी कितनी बारिश हो जाए वो कोई नहीं जानता, मगर उम्मीद की किरण बाकी रहती है। और इसी वर्ष मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण क्षमता बनाने के लिए पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के कार्यक्रमों को स्वीकृति दी, जिसमें अगले 5 वर्षों में सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण क्षमता हासिल की जा सके। इसमें 2 समस्याओं को हल होगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी समस्या हल होगी? पहली समस्या आती है कि देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और दूसरी आती है कि फसल का मैदानी नुकसान कम होगा, जिससे चलते किसान संकट के समय में औने पौने दाम पर अपना उत्पाद बेचने पर मजबूर नहीं होंगे। इन योजना को प्रखंड स्तर पर 2000 टन क्षमता के गोदाम बनाकर सहकारी क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा। और अभी हमारी जो भंडारण क्षमता का उत्पादन 47% है, वह खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है के अनुसार चीन दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जिसमें बीते वर्षों में देखा है कि 65 करोड़ टन अनाज का उत्पादन, जबकि गोदामों का क्षमता 70 करोड़ टन की है। निश्चित रूप से भारत को भी ऐसे ही क्षमता हासिल करनी होगी। खाद्यान्न भंडारण की इस क्षमता का हासिल कर जहां हम अनाज को सड़ने से रोक लेंगे और वहीं दुनिया में सबसे बड़े अनाज भंडारण की क्षमता के साथ नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। बस देश को उसी दिन का इंतजार है जिसमें एक साथ कई उपलब्धियों को सेहरा भी हमारे माथे पर होगा। इस आर्टिकल से यही स्पष्ट है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ की जो भंडारण क्षमता है उसमें भंडारण पैदावार ज़्यादा है, लेकिन भंडारण क्षमता या फिर जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, भंडार गृह होते हैं, उनको बनाने की यहाँ भारत में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता की कमी है। जैसे चीन के संदर्भ में देखते हैं कि वहाँ की जो 65% करोड़ टन का जो अनाज उत्पादन होता है, वह वहाँ पर जो गोदामों की क्षमता है वह 70 करोड़ टन की है। मतलब 5 करोड़ टन ही एज एक्स्ट्रा में है कि अगर 65% से ज़्यादा भी होता है तो उनको स्टोरेज करने की क्षमता है, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसी स्थिति नहीं देखी जाती है। उसी कारण यह जो स्थिति पैदा होती है कि अनाज सड़ गया और कई सारी स्थितियाँ किसानों को जो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, इन्हीं सब के संदर्भ में। अब हमारा दूसरा आर्टिकल आता है इसके संदर्भ में है मणिपुर हिंसा को लेकर यह आर्टिकल है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर अपनी व्यवस्था दी थी है, जिसमें केंद्र राज्य सरकार से सख्त लहजे में कहा था कि मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए आप कुछ कीजिए, नहीं तो हम करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्त तौर पर कहा गया था, मगर सरकारों ने उनके निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया। फिर भी दूसरी सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी की थी कि मणिपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अदालत में मणिपुर पुलिस ने पूछा था कि बलात्कार और हिंसा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में इतना समय क्यों लगा। उसमें तमाम प्राथमिकियों का ब्यौरा भी मांगे गए, मगर पुलिस के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं था। इस बार मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को भी जवाब तलब किया गया है कि उनके सामने अदालत के 3 न्यायाधीशों की पीठ में से 3 सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीशों की एक न्याय की समिति की घोषणा की और इस समिति का व्यापक भूमिका होगी। वह सीबीआई जांचों की निगरानी के साथ साथ निदान, राहत, मुआवजे और पुनर्वास संबंधी प्रयासों का आकलन करेगी। वह राहत शिविरों को निगरानी भी करेगी और इसके अलावा महाराष्ट्र के एक पूर्व पुलिस महानिदेशक के सीबीआई जांच पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दलों की निगरानी के लिए बाहर के पुलिस अधीक्षक श्रेणी में अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने पहले से चल रही जांचों को न तो रोका है और न ही मुकदमों को बाहर भेजा है। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से चल रही गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है और यह पहला मौका रहा है जब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्था के ऊपर अपनी एक व्यवस्था को लागू कर दिया है। ऐसा पहली मौका मिला है।
इससे स्पष्ट होता है कि अब भी सर्वोच्च न्यायालय को सरकार की व्यवस्था पर भरोसा नहीं और न्यायिक समिति सीधा सर्वोच्च न्यायालय की अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। स्वाभाविक ही है कि इसमें सीबीआई और राज्य जांच दल अपनी जांचों में कुछ संजीदा हो सकेंगे। मणिपुर में हिंसक टकराव के चलते 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, मगर अभी तक उसे रोकने के लिए ना तो कोई राज्य सरकार ने कोई गंभीर प्रभाव दिखाई दिया है और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा भी कोई गंभीर प्रयास किया गया है। और पुलिस पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार के आरोप लगते रहे और इस हिंसक टकराव में करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं। सैकड़ों घर और पूजा स्थल आग के हवाले किए जा चुके हैं। अनेक महिलाओं के साथ बलात्कार की शिकायतें हुई हैं। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाने की घटना से ना तो पूरी दुनिया को विचलित कर दिया था, उसके बाद भी सरकारें गंभीर नजर नहीं आई और रोज ही हिंसक घटनाएं हो जाती है। उपद्रवी तत्व पुलिस शस्त्रागारों से हथियार लूट ले जाते हैं और वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। राहत शिविरों में करीब 60,000 लोग त्रासदी झेल रहे हैं। मणिपुर के लोग लंबे समय से केंद्र सरकार में यह हिंसा रोकने की गुहार लगा रहे हैं, मगर इस दिशा में कोई भरोसेमंद पहल नहीं दिखती है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सख्त कदम निश्चित रूप से मणिपुर के लोगों में संवैधानिक व्यवस्था के प्रति भरोसा पैदा करने वाला है। इसमें उन लोगों की पहचान हो सकेगी जिनमें यह हिंसा भड़क कर अपना स्वार्थ साधने की कोशिश की है। पीड़ितों के पुनर्वास, उचित मुआवजे पर न्याय का भरोसा जगाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह पहला कदम दोनों सरकारों के बीच एक कड़ा संदेश दिया गया। तो इस तरीके की जिस तरीके से व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य संबंध हो, मतलब केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं कोई गंभीर प्रयास करते हुए नहीं दिख रही है, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें नहीं करती हैं तो फिर इस तरीके से कार्य को किया जाएगा। क्योंकि मणिपुर की जिस तरीके की स्थिति और 3 महीने हो गए हैं उसमें अभी तक कोई एक निर्णायक प्रक्रिया नहीं होती दिख रही है। अब हमारा तीसरा आर्टिकल आता है डेंगू के संदर्भ में। इस साल फिर से दिल्ली में डेंगू का प्रकोप जैसा दिख रहा है और यह चिंताजनक है। डेंगू से पीड़ित लोगों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है उससे साफ है कि सरकार और आम लोगों को समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं कि डेंगू के फैलाव को बेहतर लेकर बढ़ती लापरवाही इस बीमारी की घातक शक्ल दे सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली में इस महीने में शुरुआती 5 दिनों में ही डेंगू के 105 मामले पाए गए हैं, जिसमें रोजाना औसतन 21 नए रोगी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। यह आंकड़ा दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट में दर्ज मामलों के आधार पर है। वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोगों के डेंगू के दायरे में आ चुके हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि डेंगू से पीड़ित कम से कम आधे मरीजों की अस्पतालों या डॉक्टरों के क्लिनिकों में भर्ती कराने की नौबत आ गई है। और इसी के साथ ही इस साल डेंगू के मरीजों के बीच प्लेटलेट्स की संख्या तो गिर ही रही है लेकिन खून नहीं निकल रहा है। मतलब इस बार ऐसी अलग से स्थिति देखनी जा रही है कि डेंगू के प्लेटलेट्स तो गिरते हैं लेकिन खून नहीं गिर रहा है। क्योंकि जब भी प्लेटलेट्स के आपकी कमी होती है तो कहीं ना कहीं से खून का रिसाव होने लगता है। तो यह स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि हर कोई सुरक्षित स्थिति होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि इस बार डेंगू टाइप 2 को मरीजों के लिए एक खतरनाक स्ट्रेन माना जा रहा है। मतलब जैसी पहली सिचुएशन थी कि अगर प्लेटलेट्स घट गया तो आपका जो ब्लड है कहीं ना कहीं से ब्लड गिरने लगेगा या फिर कुछ और सिचुएशन दिखेगी। लेकिन प्रेजेंट में जो डेंगू आया हुआ है वह टाइप 2 स्टेज का आया है, जिसमें मरीजों के लिए खतरनाक स्ट्रेन मारा जा रहा है, जिसमें पहले जैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है। तब और यह गंभीर समस्या पैदा करेगा। दिल्ली में नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू के मरीजों की संख्या इस वर्ष करीब 301 तक पहुंच गई है। पिछले 6 वर्ष के दौरान जनवरी से अगस्त के पहले हफ्ते की अवधि के दौरान इस बार स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक है और पिछले वर्ष की तुलना में भी इस वर्ष डेंगू पीड़ित लोगों की संख्या दुगनी हुई है। दिल्ली में डेंगू का दंश कोई बात नहीं और सरकार से लेकर आम लोगों तक इसकी गंभीरता और खतरे का अंदाजा है, जिसमें विडंबना होती है कि जिन मच्छरों के काटने से यह बुखार फैलता है उसके नियंत्रण के लिए ना तो सरकार की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए जाते हो, ना ही लोग अपने स्तर से जरूरी सावधानी बरतते हैं। जब सबको पता है कि डेंगू फैलाने के लिए जिम्मेदार मच्छरों की प्रकृति क्या है, वह किस वक्त को काटता है और उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, मगर इस मसले पर बरती गई व्यापक लापरवाही का नतीजा यही है कि अब फिर से डेंगू अपने आक्रामक तेवर को लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। मुश्किल यह है कि कई बार लोग बुखार को सामान्य और मौसमी संक्रमण मान लेते हैं, उसी तरह इसका इलाज भी करते हैं, जबकि यह संभव है कि इस मौसम में होने वाला बुखार डेंगू के रूप में पल रहा है। शुरुआती लापरवाही का नतीजा तब पता चलता है जब खून में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है, जबकि अगर समय रहते जांच कराकर इसका पता लगा लिया जाए तो इस बुखार के खतरे को कम किया जा सकता है।
घर और आसपास डेंगू के मच्छरों के पलने और बढ़ने से रोकने के लिए पानी जमा ना होने देने के साथ ही बुखार की जांच जैसी बहुत छोटी सावधानियां बरत कर इससे बचना संभव है। लेकिन अफसोस यही है कि ना तो वक्त पर सरकार इससे बचाव को सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से जरूरी कदम उठाती और ना आम लोगों के बीच अपेक्षित जागरूकता और सतर्कता देखी जाती है। इसी के साथ ही जिस डेंगू का सामना करना है और उससे बचना आसान है, उसकी चपेट में आकर लोगों की स्थिति गंभीर हो जाती है और इस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर तरीके से डेंगू के फैलते पांव को मद्देनजर जरूरी है और नगर निगम से लेकर सभी संबंधित महकमे में इस बचाव के लिए हर स्तर पर सतर्क रहे। तो इसके संदर्भ में है जो इस बार डेंगू का वेरिएंट आया हुआ है वह कुछ नए ही स्तर पर है। तो इस संदर्भ में ये आर्टिकल फिनिश होता है। यहाँ आर्टिकल के फिनिश होने के साथ ही आज का सेशन ख़त्म होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।